हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका अपने परिवार मिशन यूनिवर्सिटी पर। जैसा कि हम लोग सिंधु घाटी सभ्यता पढ़ रहे थे, पिछली कुछ क्लासें हुई थी जिसमें प्राचीन भारत हमारा लास्ट हो चुका था। अब यहाँ से हम पढ़ेंगे वैदिक सभ्यता। प्राचीन सभ्यता पहले थी, अब यहाँ पर हम पढ़ेंगे वैदिक सभ्यता, जो कि हमारी शायद चौथी क्लास है। हम पढ़ेंगे यहाँ पर वैदिक सभ्यता। अब जानेंगे वैदिक सभ्यता कहाँ से कहाँ तक है, इसमें क्या क्या है, ये सब जानेंगे हम। देखते हैं फिर जैसे कि देखते हैं सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख स्थल, दूसरा पार्ट है इसमें, जिसमें हम वैदिक सभ्यता पढ़ रहे हैं। वैदिक सभ्यता इसी तरह हम देखते हैं, जैसे कि यहाँ पर देख लीजिए बनवाली जो है, इससे देखिए इसकी जो खोज जब हुई थी, इसकी 1973 से 74 आर्यस ब्रिटिश ने की थी, जो कि वर्तमान में हरियाणा में है, जो कि घग्गर नदी के किनारे बढ़े गए। हाथी के दांत, यहाँ साक्ष्य मिले थे। हाथी के दांत, गांधी जौ के दाने के साक्ष्य मिले थे। यहाँ पर इम्पोर्टेंट है जो कि लिखा है, मिट्टी के हल खिलौने के रूप में, जैसे कि वर्तमान में जो खिलौने होते हैं इसमें मिट्टी के हल जो मिले थे खिलौने के रूप में मिले थे। इसका हम देख सकते हैं जैसे कालीबंगा, ये भी घग्गर नदी के किनारे वर्तमान में राजस्थान में है, और 1953 ईस्वी में आलमानंद घोष ने इसकी स्थापना की थी। खोज करता है, उत्खनन खुदाई करता है उस समय जो थे बीके थापर थे, जो 1960 की ये बात है। इसके उस समय के अध्यक्ष थे। इसी तरह हम जैसे देखते हैं इसका अर्थ क्या है। काली चूड़ी, काली बंगा मतलब चूड़ियाँ पकी हुई मिट्टी के साथ मिलते हैं यहीं से, और वर्तमान के प्रसिद्ध हैं वर्तमान के लिए। जुते हुए खेत के साथ आपसे पूछेगा, डायरेक्ट पूछ लेगा वह सिंधु घाटी का वह कौन सा स्थल है जिसमें जुते हुए खेतों के साक्ष्य मिलते हैं। तो आपका सही आंसर होगा यहाँ पर ये कालीबंगा। इसमें काली मिट्टी के भी साक्ष्य मिलते हैं, चूड़ियों के साक्ष्य मिलते हैं। इसी तरह हम देखते हैं 7 हवन कुंडों का साक्ष्य मिलता है, ऊँट की हड्डियों का साक्ष्य, भूकंप के साक्ष्य मिलते हैं। क्योंकि जो सिंधु घाटी, कुछ लोगों का कहना, कुछ वैज्ञानिक जो है हमारे लेखककार हैं, उनका यही कहना है कि जो सिंधु घाटी का अंत हुआ है। कोई लोग भूकंप बता रहे हैं, कुछ लोग जलवायु परिवर्तन के बता रहे हैं, कुछ लोग उल्का पिंड बता रहे हैं। हर वैज्ञानिक की अलग अलग ये सोच है। जैसे बताते हैं यहाँ पर लकड़ी बने नाली के साक्ष्य मिलते हैं, जो कि वर्तमान में नाली बनती है ना, ये सभी लकड़ी की बनी, जिसके किनारे की होती है, किनारे के दीवारें होती है वर्तमान में, ये सब लकड़ी की बनी हुई थी। यहाँ पर मिले, यहाँ पर लकड़ी के साथ भी मिले थे। देखेंगे 8वां स्थल रोपड़। रोपड़ जो कि वर्तमान में सतलज नदी, सतलज कहाँ बहती है? पंजाब में। सतलज नदी किनारे जो कि पंजाब में 1953 ईस्वी में वाई डी शर्मा वर्तमान इसकी खोज करता है। और ज़्यादातर ये जो पहले हम कुछ पढ़ चुके जो इम्पोर्टेंट है उसके बारे में हम मिल सकते, कहाँ से क्या मिले उसके साक्ष्य पूछ सकते हैं। पर फिर यहाँ पर देखते हैं राखीगढ़, घग्गर नदी जो वर्तमान में हरियाणा में, इसमें आज भी साक्ष्य मिलते हैं। वर्तमान में इसकी आज भी खुदाई चल रही है। तो कुछ पूछे गए वर्तमान में ऐसा कौन सा सिंधु घाटी सभ्यता जो अभी भी इस पे भी काम हो रहा है। घग्गर नदी किनारे हरियाणा में है, राखीगढ़ी हरियाणा अभी भी इसके ऊपर काम कर रहा है। सूरकोंडा 1964, सादिक और नदी किनारे जो कि श्रावस्ती गुजरात में है, श्रावस्ती गुजरात में बहती है। जेपी जोशी जिसकी खोज करता है। इस तरह हम देखते हैं रोपड़ के बारे में हम क्या देख रहे हैं, यहाँ पर देख सकते हैं जैसे कि रोपड़ 1953 में यज्ञ दर्शन शर्मा थे, जो कि वाई डी शर्मा, जिसे इनका पूर्ण नाम है यज्ञ दर्शन शर्मा, सतलज नदी किनारे है पंजाब। राखीगढ़ी घग्गर नदी
राखी घाटी घाघरा नदी 1963 हरियाणा में। सिंधु घाटी का सभ्यता का सबसे बड़ा सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल लिख लीजिए यहाँ पर। सबसे बड़ा स्थल जो सबसे बड़ी इमारत जो है क्या बताए थे हमको आपको, अन्नगार, जो कि अन्नगार जो कि किसमें पाया जाता है, अन्नगार मृतक टीला किसी के मोहनजोदड़ो में, जो कि मोहनजोदड़ो में इसका वो है। सिंधु घाटी का सबसे बड़ा नगर जो अन्नगार मिलेगा, जो कि मोहनजोदड़ो से संबंधित रखता है। फिर यहाँ पर हरियाणा में खुदाई के साक्ष्य मिले अमरिंदर नाथ 1997 में सूरज भाग द्वारा। इसकी आज भी जो राखीगढ़ राजस्थान हरियाणा में इसकी आज भी खुदाई चलती है, इसके साक्ष्य आज भी मिल रहे हैं। महत्वपूर्ण फैक्ट यहाँ पर देख लीजिए, जो यहाँ वैदिक सभ्यता का मेन बात सबसे इम्पोर्टेंट फैक्ट है। जो वैदिक सभ्यता थी ये मात्र सत्तात्मक थी। इसमें क्या है, इसमें शाब्दिक अर्थ जो परिवार का मुखिया था वो माता थी। अगर पिता होता तो पितृ सत्तात्मक होता है, जो कि यहाँ पर मात्र सत्तात्मक है। जो माताएं यहाँ थी, इनका जो घर की मुखिया थी वो माताएं थी। लिपि का भाव चित्रात्मक लिखी जिसको पढ़ा नहीं जा सकता है वो या दाएं से बाएं की ओर बढ़ती लिखी जाती थी, या दाएं से बाएं की ओर बढ़ती लिखी जाती, जैसे कि उर्दू लिखा जाता है ना, दाएं से बाएं की ओर लिखा जाता है। इसी तरह हम देखते हैं वैदिक सभ्यता के शब्द कुछ साच। वैदिक का अर्थ होता है वेद। वैदिक शब्द से बना है, किससे बना है, वेद से। वैदिक वेद का अर्थ होता है ज्ञान। ये तो आप सबको भी पता होगा कि वेद का अर्थ होता है ज्ञान। निर्माता कौन है, आर्य की भाषा क्या थी, संस्कृत, जो कि सबसे पुरानी भाषा संस्कृत ही है, जो कि आर्य द्वारा लाई गई। ये हम कह सकते हैं कि जो आर्य आए थे तो सबसे पुरानी भाषा संस्कृत थी। इसी तरह हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, वैदिक संस्कृत। अब यहाँ पर हम दो पार्टों में बांट देंगे इसको, एक ऋग्वैदिक काल, एक उत्तर वैदिक काल। जो ऋग्वैदिक काल इधर पढ़ लेंगे, उत्तर वैदिक काल अगले पेज में दिया हुआ, जैसे कि अब यहाँ पर ऋग्वैदिक काल। ऋग्वैदिक में कितने 10 मंडल। ऋग्वैदिक काल है, ऋग्वेद हो गया। उत्तर वैदिक काल से ऋग्वेद, सबसे पुराना वेद कौन है, ऋग्वेद संहिता की रचना वैदिक काल में ही हुई थी, ऋग्वैदिक काल में थी। और सबसे पुराना जो वेद है, सबसे पुराना वेद ऋग्वेद है। इसमें पूछेगा आपसे मंडल कितने, 10 मंडल होते हैं, 1028 सूक्तियाँ होती हैं, मंत्र होते हैं 10,532 मंत्र होते हैं, और प्राचीन मंडल इतने से आपको अगर नए मंडल जोड़ेंगे 1 से 10 मंडल में, जो कि बाद में जोड़ा गया है, 1 और 10 मंडल जो कि बाद में जोड़ा गया है। इसमें यही डायरेक्ट आपसे पूछ लेगा कि ऋग्वैदिक काल में कितने मंडल होते हैं, सीधे सीधे यही पूछ लेता है डायरेक्ट। यहाँ देख सकते हैं ऋग्वैदिक काल में कितने मंडल होते, फिर सूक्तियाँ पूछ ले गए, सबसे पुराना वेद पूछ लेगा। सबसे पुराना वेद कौन सा है, ऋग्वेद। वैदिक सभ्यता, अब वहाँ पर क्या हुई थी, ऋग्वैदिक सभ्यता, यहाँ पर वैदिक सभ्यता। वैदिक सभ्यता क्या है, यहाँ पर वैदिक सभ्यता जो कि ग्रामीण सभ्यता थी, जो आर्यों का जीवन है पशु चराने आधारित है, जो कि आप यहाँ से पता चलता है जो आर्य भारत आए थे, जो चारागाह की खोज में आए थे, आर्य भारत चारागाह की खोज में आए थे, जो कि आपको यहाँ जम्मू कश्मीर के पास है। एक जो दर्रा पड़ता है खैबर दर्रा, हाँ खैबर दर्रा से होते हुए ये जम्मू कश्मीर के तरफ की ओर आते हैं। यहाँ पर मतलब अच्छी वहाँ नदियाँ, सिंधु घाटी जिसे सिंधु की नदी भी वहाँ पर बहती है, तो वहाँ पर अच्छा
मौसम माहौल रहता है, इसलिए वहाँ पर चारा इनकी भी रहने की व्यवस्था हो सकती है, इसीलिए वो जो आ रहे थे तो भारत चारागाह की खोज में आए थे। भारत में कहाँ से आया यार? आर्य आर्य मध्य एशिया से आए भारत। आर्य से ईरान से भारत, ये अलग 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 उसमें अभिलेखों में मिलेगा आपको। इसी तरह हम देखते हैं आर्य का मूल स्थान क्या था। मैक्सवेल ने आर्यों का शब्द का प्रयोग किया था, जो कि श्रेष्ठ या कुलीन होते हैं। आर्यों का मतलब होता है श्रेष्ठ या कुलीन। आर्य मध्य एशिया से आए, उनके कहने का मतलब आर्य जो होती है, आर्य को अर्थ होता है श्रेष्ठ या कुलीन। मैक्सवेल ने कहा था, फिर यहाँ देखते हैं बाल गंगाधर तिलक, ये कहते हैं उत्तरी ध्रुव मतलब नॉर्थ पोल से आर्य आए थे। फिर दयानंद सरस्वती कहते हैं ये तिब्बत से आए थे, जो जम्मू कश्मीर के ऊपर, जम्मू कश्मीर लेह लद्दाख के ऊपर तिब्बत है, जम्मू कश्मीर के बगल में तिब्बत है, कहते हैं वहाँ से आए थे। फिर कहते हैं गार्डन चाइल्ड, ये दक्षिण रूस से बताते हैं, जो दक्षिण रूस का दक्षिणी भाग है। फिर गाइड्स बताते हैं हंगरी से आए थे। यहाँ पर नोट देखिए, ऋग्वेद की तुलना ईरानी ग्रंथ अवरोधा से की गई है, जो कि सबसे पुराना वेद ऋग्वेद है। अब यहाँ पर हम देखते हैं वेद के, अब आप आपसे डायरेक्ट पूछेगा वेद कितने प्रकार के होते हैं, तो यहाँ पर वेद वेद होते हैं कि 4 वेद होते हैं। सबसे पुराना वेद ऋग्वेद, ऋग्वेद होता है। फिर आएगा आपका ऋग्वेद के बाद आएगा सामवेद, सामवेद आएगा। फिर यजुर्वेद आएगा, यजुर्वेद आएगा। फिर लास्ट में आता है अथर्ववेद। किस आपको अगली वीडियो में आएगी। वेदों में 4 वेद होते हैं, 4 वेदों का मतलब क्या होता है अलग अलग। इसी तरह जय हिंद, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप रिवीजन अच्छे से करते रहिए, आपके एग्ज़ाम आने वाले हैं, थोड़ा समय और बचा है, अच्छे से एग्ज़ाम करते जिससे आपका सिलेक्शन हो जाए। धन्यवाद।